इसको कट लगा देना, ठीक है। लिखो दूरी बराबर चाल इंटू समय, क्या होता है? अरे बहुत फर्क हो जाता है। अगर आपने के बटा बटे अगर कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो कुछ और आ जाएगा। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? चाल निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? चाल बराबर क्या हो सकता है? दूरी बटा समय। बस देखो, फिर ऊपर नीचे ही करने से कितना फर्क पड़ गया? पड़ गया ना? बस यही मैं आपसे चाह रहा था। और मात्रक क्या होता है? यूनिट, मीटर। दूरी का क्या होता है? मीटर, ठीक है। अरे वो चाल का होता है, वो क्या होता है? चाल। क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हमने मीटर में मापा और समय को सेकंड में, हो गया मीटर पर सेकंड, उसी से आगे। दूरी का क्या आ जाएगा फिर? मीटर इंटू, अगर इससे निकाले तो क्या आ जाएगा? m इंटू एस, यानी मीटर इंटू सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? दूरी का, ठीक है। ये तो क्या है? एक तरह का इसका सिंबल, प्रतीक, मीटर। मीटर में हम इसको क्या प्रतीक माप, दूरी का माप क्या? मीटर इंटू सेकेंड। फॉर्मूले से निकल रहा है ना सीधा। फॉर्मूले में देखो क्या है? दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो इसके लिए चाल का क्या होगा? चाल क्या है? एक तरह की दूरी है तो मीटर, और समय क्या है? टाइम, उसको सेकंड में, तो मीटर इंटू सेकंड। आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो, एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? एक न्यूटन, न्यूटन क्या है? एक न्यूटन बराबर 1 kg इंटू, लिखो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे न्यूटन क्या है? एक तरह का फोर्स है। एफ इंटू ए, क्या लिखते हैं? एम इंटू ए। एफ इक्वल्स टू एम ए। इसी से इसको निकाला है, किससे निकाला है? एम ए से। एम क्या है? द्रव्यमान। ए क्या है? त्वरण, ठीक है। इसको लिख देना, एम क्या है? द्रव्यमान, और ए क्या है? त्वरण। तो इसी से हमने निकाला 1 न्यूटन बराबर इतना होता है। त्वरण, एक्सेलरेशन, इसको अब अगर कहा जाए तो वेग में परिवर्तन। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल तो है, लेकिन इनके विस्थापन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? विस्थापन जानते हो? अलग होना विस्थापन है? हाँ, स्थान बदलना। कैसे है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना। स्थान बदलने को कैसे मैं समझू? एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मैंने ये कहा, आप यहां पर थे पहले, यहां से घूम के वापस इधर आ गए, क्या विस्थापन है? नहीं है। तो देखो, घूम के तो आए तो हम, आप घर से निकले, यहां पर वापस आ गए, तो विस्थापन है। यानी ए से बी पॉइंट पर जाना क्या है? विस्थापन है। यानी कि आप यहां से शुरू करते हो और यहां तक जा रहे हो, अब विस्थापन हो गया। जीरो से यहां तक एक डिफरेंस आ गया, वो क्या? डिस्प्लेसमेंट। बाकी आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि कोई बिंदु ए है और वो घूम के वापस उसी बिंदु पर आ जाता है, कितना विस्थापन हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। पृथ्वी अपने वो घूमती रहती है ना, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? जीरो। वो जगह भी तो घूमती है समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ए से बी, यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? विस्थापन, ठीक है। आगे समझ में? एग्जाम में पूछते हैं ऐसे, एग्जाम में विस्थापन क्या है, तो विस्थापन क्या मतलब ए से बी बिंदु तक जो गैप है ना, वो क्या है? विस्थापन। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड, यानी कि लिख लो फॉर्मूला भी।
डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन वेलोसिटी, क्या मतलब हुआ? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम। तो समझ में आ रहा है कैसे ही देख रहे हो, सब ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल ये फिजिक्स है इसलिए सब ये ऊपर से जा, इसको एज इट इज पढ़ लेना। अभी हम आपके पास इतना समय नहीं है कि ये सब समझने बैठ जाए। अब सीधा एक ही तरीका है, लिख देना वेग में परिवर्तन, क्या है? वेग में परिवर्तन अपॉन समय, क्या है? विस्थापन है। ठीक है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय क्या है? विस्थापन है। फिर एक होता है यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म गति। कोई समझा सकता है? एक समान गति और असमान गति, क्या अंतर होता है? एक समान गति होती है, एक असमान गति होती है, क्या अंतर होता है? एक ही गति में चल रहा है। कैसे? एक ही गति से कैसे चल रहा है? जिसमें वेग समान हो, वेग समान हो, वो क्या है? एक समान। अलग अलग वेग से, जैसे कि आप बाइक चलाते हो, उसकी स्पीड आपने देख, आपसे कहा गया कि आपने के 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रेवल किया, आपसे पूछा गया इसकी चाल बताओ, आप निकाल लोगे? क्या करोगे? फॉर्मूले में रखोगे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितना टाइम लगा, और ये आ गई आपके पास स्पीड आ गई। आ गया ना? सिंपल से क्वेश्चन है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। एक ही स्पीड से आप जा रहे हो, स्पीड क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। वो तो क्या एक समान, अगर बार बार अलग अलग, जैसे यहां से आप सिटी में गए 10 बार गियर चेंज कर रहे हो, पहले ये स्पीड थी 15 की थी, फिर 20 हुई, फिर 50 हुई, फिर वापस 20 हुई, बार बार क्या हो रही है? असमान हो रही है। आया समझ में? तो ऐसे बेसिक बेसिक आइडिया ध्यान रखना, जो एग्जाम आप में थोड़ा सा सपोर्ट कर जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। ठीक है, अभी हम इन डेप्थ कुछ भी पढ़ नहीं रहे, बस आपको आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, फिर एवरेज स्पीड क्या है? औसत चाल क्या होती है? औसत चाल क्या होती है? जैसे कि औसत चाल, यहां पर मतलब उससे है कि आपने अलग अलग दूरियां तय की, जैसे 5 किलोमीटर यहां से शुरू की, एक इधर एक इधर एक इधर, अलग अलग आपने दूरियां तय की है। इन सब का टोटल क्या है? और उसमें भाग लगा देते हैं तो क्या निकालती? एक तरह की एवरेज स्पीड आती है कि सबकी एवरेज क्या है। जैसे स्कूल में आपके नंबर आते हैं ना, परसेंटेज वगैरह निकालते हो, कैसे कि निकालते हो कि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के सबके परसेंटेज एक तरह से आपने कैलकुलेट कर दिए और 30 का क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो यहां पर भी क्या होगा? एक तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस आपने कितनी तय की, कुल दूरी कितनी तय की, और उसमें क्या कर दिया? समय का भाग लगा दिया, टोटल टाइम। तो ऐसे अगर एग्जाम में है ना, जैसे फॉर्मूले से काम करे, थोड़ा सा क्या आपको हेल्प मिल जाए, तुक्का लगाने में भी क्या करेगी? मदद करेगी। इसलिए सारे आपको एक तरह से ऊपर ऊपर बता रहा हूं कि एग्जाम में बैठो तो तुक्का भी लगा पाओ, हवा में भी लगाओ पर सही लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट है गति के नियम, जानते हो? 3 गति के नियम बताओ। 3 गति के नियम है, उनके सूत्र भी है, बताओ। एक भी नहीं जानते? पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये क्या है? पहला यही है ना, v। दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा लिखो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इसमें 5 चीज है, v, u,
टी और ए एस। बता सकते हो क्या क्या चीजें हैं ये? वी से क्या है? वेलोसिटी। यू से इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग, और ये फाइनल, ये क्या है? फाइनल है। ठीक है। टी क्या है? टाइम। ए क्या है? एक्सेलरेशन। और एस क्या है? स्पीड। आया समझ में? दूरी, इसको बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं? ये क्या है? त्वरण। टी क्या है? समय। यू क्या है? प्रारंभिक। और ये क्या है? अंतिम। थोड़ा थोड़ा भी पता होगा ना, काम करेगा, दिमाग भी कहाँ चलेगा, तुक्का मारने में मदद मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आता है संवेग। क्या आता है? मोमेंटम, जिसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम। संवेग, संवेग क्या होता है? मास, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। ठीक है। वेग, द्रव्यमान इंटू वेग लिख लो, द्रव्यमान इंटू वेग, वेग। और ये क्या है? संवेग। ठीक है। सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह, रक्त समूह का ग्रुप वो है, ग्रुप। सबसे कम कौन सा पाया जाता है? एबी। एल्स में आया था ना। तो कितने कितने परसेंटेज कोई बता सकता है? ओ कितना है? 35। ओ कितना है? 35। बी कितना है? 20। ठीक है। ए कितना है? 25। और ए बी कितना है? 10%। अभी ये एलडीसी में पूछा हुआ है। ठीक है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ठीक है। डीपीटी, टीका, एड्रिनलिन हार्मोन, डॉट्स क्षय रोग, एबी प्लस सर्वदाता। बताओ। एबी प्लस। ठीक है। सही है ये भी हार्मोन ही है, और ये टीका ही है डीपीटी का। ठीक है। तो आंसर क्या चले जाएगा? एबी। तो एबी क्या है? और कौन सा? सर्वदाता नहीं है, तो है कौन सा? रिसीवर है। ये क्या है? सर्वग्राही है। वो सर्वदाता है। ठीक है। काली खांसी का प्राथमिक रोग है किसके लिए? जो काली खांसी, कुकर कुकर खांसी बोलते हैं काली खांसी। ठीक है। मतलब प्राथमिक किस में पाया जाता है? प्राथमिकता से किस में पाया जाता है? तो लिखो नवजात में, इन्फेंट, किशोर में, वृद्ध में, सभी में प्राथमिकता से पाया जाता है, ये पूछ रहा हूं। हम्म। नवजात किसमें पाया जाता है? इन्फेंट में। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? फर्स्ट फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया? लुई पाश्चर, हॉपकिंस, विलियम हार्वे और क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या है? क्रिश्चियन बर्नार्ड।
हर बार मत जाना, सबसे अलग है उसके बाद। मोती लिखो, मोतीजरा रोग संबंधित है, मोतीजरा, ठीक है। डीपीटी, टीएबी, बीसीजी, ओपीवी। डीपीटी, टीएबी, बीसीजी, ओपीवी। मोतीजरा होता क्या पहले तो ये बताओ। टाइफाइड, बताओ किससे संबंधित है। ओपीवी किससे संबंधित है, पोलियो से, ठीक है। बीसीजी किससे संबंधित है, टीबी से, और टीएबी टाइफाइड से। डीपीटी का टीका किससे, ठीक है, किससे संबंधित है, टीएबी से। टीएबी, उष्मीयमान सर्वाधिक होता है, मान, हाँ, कार्बोहाइड्रेट, फेट, प्रोटीन, प्रोटीन, फेट, कार्बोहाइड्रेट, फेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फेट। बताओ बी आपके, तीसरा आपके, बस किसी के साथ भी हम तो चल देंगे। देखो उष्मीयमान समझते हो, पहले ये बताओ उष्मीयमान क्या होता है, मतलब कौन सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, हीटिंग कौन है, मतलब आपको ऊर्जा कौन सर्वाधिक देता है, ये सब जानते हो ना। तो कार्बोहाइड्रेट, फिर फेट, फिर प्रोटीन, इन तीनों को जानते हो, इन तीनों को जानते हो। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊष्मा देता है या ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट कितनी देता है, अरे नंबर तो बताओ, कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है आपको, 4.1 या 2, 4.1, और प्रोटीन कितने देता है, 4.2, और 9.2 कौन देता है, वसा, फेट। अब चेक करके देख लो कौन है, सी। बस कितना इजी क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण कोई ऑप्शन नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखो। अब इतने ऑप्शन ही ढूंढते लगे, क्वेश्चन ही नहीं होंगे। 8 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी, हाँ देखो ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण दोनों में अंतर जानते हो, एक ग्रेविटी है और एक है ग्रेविटेशन, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर जानते हो। गुरुत्वाकर्षण जो है ना वो ओवरऑल यूनिवर्स के लिए, किसके लिए, यूनिवर्स के लिए। ग्रेविटी का मतलब है कि पृथ्वी अपनी ओर कोई भी चीज को कितना आकर्षित करती है, ये सिर्फ पृथ्वी के लिए। आप पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाओगे तब भी ग्रेविटी का मान कम होगा, नीचे की तरफ ज्यादा जाओगे तब भी कम होगा। यह है आकर्षण क्षमता किसकी, पृथ्वी की। ग्रेविटेशन तो हर जगह फिक्स रहेगा, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में फिक्स रहेगा, ठीक है। वो चंद्रमा वगैरह सब जगह का जो अप्लाई होता है वो अलग है, ठीक है। मस्तिष्क की क्रियाविधि के द्वारा दर्ज की जाती है, मस्तिष्क की क्रियाविधि, मस्तिष्क जानते हैं ब्रेन, ईसीजी के द्वारा,
सीटी के द्वारा, एमईटी के द्वारा, ईईजी के द्वारा? बताओ। सीटी स्कैन से हम क्या मस्तिष्क के बारे में चेक करते हैं? पहले इसमें से जानते किसको? ईसीजी को जानते। ये किसके लिए है? ये किसके लिए वो बताओ? हार्ट के लिए। पूरा नाम क्या है? देखना पड़ रहा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ। फिर सीटी स्कैन किसके लिए? अपने बॉडी के लिए। इसके बाद है ईईजी, इसको एनसेफेलॉन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएनसेफेलॉन। और एनसेफेलॉन वर्ड किसके लिए यूज होता है? ब्रेन के लिए। किसके लिए यूज होता है? ब्रेन के लिए। तो क्या सही आंसर जाएगा? ये वाला। एमईटी नहीं, ईईजी। लिख लो, ये लिख लो, लिखो जल्दी लिखो। अरे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज। फिर लिखो एलिसा परीक्षण। एलिसा, हाँ, प्रयुक्त किया जाता है प्रतिरक्षियों के लिए, यानी कि प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, वायरस, एड्स, सभी। बताओ। संदीप, एलिसा टेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। क्या ढूंढ रहे हो? तो इधर देखोगे सभी। अरे वायरस, एड्स, एंटीबॉडी आपकी बॉडी में ही पहले से बन रही है, चेक किस एलिसा टेस्ट द्वारा? ये तो चेक किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको बिल्कुल बनाएगा एग्जामिनर। आप सीधा वो पहला ही देखा एड सही है, पता चला तीनों सही है। इसलिए कि आराम से दिमाग को शांत रख के फिर क्वेश्चन करना। इजी क्वेश्चन आपको ऐसे ही भटका देंगे। ये इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आपको क्या कंफ्यूज कर देगा। आपने ऑप्शन वो बोला भरने के बाद फिर क्या कितना भी सही गलत करते रहो। बस ये हो गया, फिर वही वाली बात आएगी। एलिसा परीक्षण प्रयुक्त होता है, सेम क्वेश्चन है, अब सही दिमाग लगाना। हेपेटाइटिस के लिए, गोनेरिया के लिए, सिफिलिस के लिए, सभी। हेपेटाइटिस, सिफिलिस, गोनेरिया, हाँ एलिसा, सभी। ये सारे रोग कौन सा? एसटीडी। एसटीडी समझते हो? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग है। और ये सारे रोग क्या है? यौन संचारित है और मतलब वायरस जनित है। तो क्या है? सभी। एक ही क्वेश्चन को उसने घुमा दिया। ठीक है। एक्स किरणों की खोज किसने की? लिखो। एक्स 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 कहां यूज होती है? एक्स किरणों सिर्फ पैर के लिए? हाँ, हड्डियों का वो करने के लिए। आपके बॉडी के जो भी पार्ट्स वगैरह का एक्सरे लिया जाता है ना, तो ये सिर्फ हार्ड पार्ट को ही क्या करता है? डिटेक्ट करता है। बाकी जो लिक्विड पार्ट है उसको डिटेक्ट नहीं करता। ठीक है, लिखो। विलियम के रॉन्टेजन, क्या नाम है? विलियम के रॉन्टेजन, एक्स किरणों की खोज। ठीक है। एलिसा टेस्ट में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? लिख लो फिर। एल्केलाइन फॉस्फेट, एल्केलाइन फॉस्फेट। ठीक है, एल्केलाइन फॉस्फेट।
ठीक है, एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। फिर लिखो, निम्न में से असामान्य है आरबीसी 3.5 मिलियन क्यूबिक, डब्ल्यूबीसी 5000 क्यूबिक, ठीक है, ईएसआर 10 mm क्यूबिक, प्लेटिनेट 4 लाख। बताओ, पहले देखो आरबीसी, आरबीसी कितनी होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन बता के रखा हुआ है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी देखो 5000 से 11000 आ रही है। इधर प्लेटिलेट्स, अब मैंने कहा था 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में हो सकती, 3 लाख जा रही है, लाखों में है वो, तो कहां चले गया, एग्जैक्ट गलत क्या है ये, 4.5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक, ये हजारों में, ये लाखों में, सही तो है। हाँ, आपको बस ऐसे ध्यान रखना है, हजारों में कौन है, हजारों में कौन है, डब्ल्यूबीसी हजारों में है, और प्लेटिलेट कितने में है, लाखों में, और मिलियंस में कौन है, आरबीसी। लेकिन वहां पर मिलियंस में भी कितना है, 4.5 से 5। अब उसके बीच में अगर होती 4.5 भी लिखा होता तो सही होता है, उसमें है ही नहीं वो, उससे भी नीचे आ गई तो रक्त अल्पता को तो प्रदर्शित कर रही है, यानी कि आरबीसी की कमी। छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे पर आपको कंफ्यूज बहुत करेंगे। क्या, ल्यूकेमिया से ग्रसित, ल्यूकेमिया से ग्रसित स्त्री में एचबी की मात्रा होगी, ठीक है, ल्यूकेमिया से ग्रसित स्त्री में एचबी की मात्रा होगी 8 ग्राम, 15 ग्राम, 16 ग्राम, 16 ग्राम से कम, ठीक है, 12 से 16, बताओ। ल्यूकेमिया से ग्रसित स्त्री में एचबी की मात्रा होगी, ल्यूकेमिया का मतलब होता है कैंसर, डब्ल्यूबीसी कम हो जा रही है तो अब एचबी की मात्रा भी तो कम ही होगी, और एचबी की कम होगी तो कितनी पहुंच जाएगी, 8 तक। अरे कम हो रही है, वो पहले से ग्रसित आदमी है, औरत है, बीमार है, और आप चाह रहे हो कि उसका एचबी कितना हो जाए, 12 से 16, तो वो तो हेल्दी है, वो तो नॉर्मल है, कैसे हो सकता है। अरे ये तो हेल्दी है ना, 12 से 16 का मतलब है ठीक ठाक जिंदगी जी रहा है, हाँ, इतनी तो होनी चाहिए। अब मतलब उसको स्वस्थ व्यक्ति को क्या बोल रहे हो कि इसको कैंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओपन हार्ट सर्जरी में क्या महत्वपूर्ण है, देखो, रक्त, ऑक्सीजनेटर, ब्लड डायलेजर, 1 व 2 दोनों। पहला तो देखो क्या ऑप्शन दे रखा है, रक्त, ऑक्सीजनेटर और ब्लड डायलेस, क्या आ गया, डाय 1 व 2 दोनों, डायलेसर, अरे ब्लड का वो डायलिसिस किया जाता है ना, चेंज एक्सचेंज किया जाता है,
एक और दो दोनों। तो रक्त काम क्या है उसमें, रक्त का काम क्या है, O2 का परिवहन करना। उधर क्या कह रहा है, ऑक्सीजनेट है। बात तो एक ही कर रहा है वो, उसी से संबंधित है ना। तो क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, एक व दो दोनों। ठीक है। मेमोग्राफी संबंधित है। मेमोग्राफी, मेमोग्राफी का मतलब यहां पे दे रखा है सीटी स्कैन और ब्रेस्ट के लिए, कैंसर के अध्ययन के लिए, रक्त कैंसर, ठीक है, स्तन का एक्सरे या स्तनपान। देखो सब जगह ये मेमोग्राफी टर्म में कि सभी जगह के किससे रिलेटेड पूछा हुआ है, स्तन से रिलेटेड चीजें बता के रखी। पहला क्या है, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का क्या करना, सीटी स्कैन करना। दूसरा रक्त कैंसर का अध्ययन, रक्त कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, रक्त कैंसर का अध्ययन हम क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। तो ये तो ऑप्शन पहले ही काट दो। फिर रक्त स्तन का एक्सरे, स्तन का एक्सरे आप ले ही नहीं सकते, एक्सरे आपने हड्डियों का ही होता है। तो ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है स्तनपान, स्तनपान से लेना देना ही नहीं है। तो सही ऑप्शन कहां चलेगा, तो फर्स्ट वन, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, मेमोग्राफी। सीटी स्कैन को किसने खोजा, किसने खोजा, कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। देख लो, सीटी स्कैन को किसने खोजा, हाउजेनफेल्ड, लिख लो हाउजेनफेल्ड, हाँ हाउजेनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरुषों में स्थायी निरोध कहलाता है, पुरुषों में, अरे सुनो, पुरुषों में स्थायी निरोध कहलाता है। निरोध समझते हो, अभी समझ में आएगा। ये संबंधित हम पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य, जनन समझ रहे हैं, है हमारा, है ना। तो पुरुषों में स्थायी निरोध कहलाता है ट्यूबेक्टोमी, डायक्रम, वासेक्टोमी, कोई नहीं। निरोध का मतलब है बच्चे पैदा करना, मतलब एक तरह से बंद कर देना, इससे संबंधित है। मतलब अब बंध्याकृत करना, लेकिन यहां पर जो बता के रखा नाम दे रखे हैं, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम, वासेक्टोमी, इनमें से कोई नहीं। ट्यूबेक्टोमी होती है वो फीमेल में होती है। सी ऑप्शन क्या है, वासेक्टोमी। क्या है, वासेक्टोमी, याद कर लेना इसको। पुरुषों में पूछा जाए तो क्या है, वासेक्टोमी, और फीमेल में पूछा जाए तो ट्यूबेक्टोमी। वहां पे ट्यूब से रिलेटेड है, उनमें ट्यूब होती है लेकिन उसको नहीं काटा जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। फिर लिखो परखनली शिशु से तात्पर्य है, परखनली शिशु जानते हो ना, टेस्ट ट्यूब बेबी। बाह्य निषेचित अंडाणु में गर्भाशय में रोपण द्वारा, क्या ऑप्शन दे रखा हुआ है, बाह्य निषेचित अंडाणु, बाह्य निषेचित अंडाणु का क्या करना, रोपण, क्या करना है, रोपण। कहां पर, अंडाशय में। आया समझ में, बाहर निषेचित समझ गए, इसको बाहर क्या किया, फर्टिलाइज किया है। ये नॉर्मल प्रोसीजर से नहीं बताया रहा है, ठीक है। फिर दूसरा है अनिषेचित अंडाणु, अनिषेचित अंडाणु, समझ जाओगे, पूरा नहीं लिख रहा हूं। फिर है परखनली के भीतर, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन, बताओ क्या सही है, परखनली
शिशु से तात्पर्य है, टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित है। ठीक, पहले एक्सप्लेन इतना कुछ कर दिया मैंने, क्या कहा इसको, क्या किया, बाह्य निषेचित मतलब मेल गैमेट है। आपने विकी डोनर देखी हो, विकी डोनर देखी मूवी, आयुष्मान खुराना, हाँ तो उसको देखना, उसमें पर्सनली शिशु के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे। अब होता है क्या, बहुत सारे मेल्स होते हैं तो उनका जो स्पर्म काउंट है क्या है, शुक्राणु की संख्या, या फिर के जो स्पर्म है उसमें की क्षमता क्या नहीं होती है बच्चे पैदा करने की, कम हो जाती है एक एज के बाद। अब उसका जो स्पर्म है या जो सीमेन है वो क्या है, मोर फर्टाइल, तो क्या करता है, स्पर्म को डोनेट करता है। क्या करता है, स्पर्म को डोनेट करता है। अब इसको क्या किया जाएगा, डोनेट करने के बाद टेस्ट जो लैब्स वगैरह होगी उसमें के जो फीमेल होगी उसका एग लेकर उसके साथ क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली कंबाइन करवाया जाएगा। मतलब लैब में क्या करवाया गया है, बच्चा नहीं, मतलब फर्टिलाइज करवाया गया, निषेचित करवाया गया, दोनों को मिलाए, क्रॉस। ठीक है, अब इसको एक समय के बाद क्या कर दिया जाएगा, उस फीमेल में वापस रोपण कर दिया जाएगा। मतलब एक निश्चित संरचना बन जाएगी, एक तरह का भ्रूण जैसी संरचना कहो या फिर जाइगोट जैसी संरचना कहो, वहां तक बन जाएगी। इसके बाद इसको क्या कर दिया जाएगा कि ले जाके उसमें फिर नॉर्मल इसकी डिलीवरी होगी, बच्चा तो वैसे नॉर्मली पैदा होगा, बस इसको क्या नहीं किया गया है, मतलब हाँ इसको बाहर एक तरह से स्पर्म और जो अंडाणु है उन दोनों को बाहर क्या करवाया, फर्टिलाइज करवाया, या अपने इंदिरा आईवीएफ वगैरह ये जो नाम करवाते हैं इसमें यही काम चलता है। ठीक है, आईवीएफ का मतलब यही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। एड्स का कारक होता है, एड्स का कारक होता है, बताओ कारक बताओ क्या यार, इस वायरस सब ऑप्शन पे क्यों निर्भर जाते हो। कारक, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस 1 दिसंबर। सीमित परिवार के लिए विवाह की आयु होनी चाहिए, यहां पे ऑप्शन दे रखा है कम से कम 18, 21, 18 लड़की 21 लड़का, 21, 24, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अभी के अनुसार 21, 24 कर दिया, अभी के अनुसार 21, 24 कर दिया, अब बढ़ा दिया गया, अब 21 साल। हाँ ठीक है, फिर है जनन क्षमता को सीमित करने की स्थायी विधि है। जनन क्षमता को क्या कर देना, स्थायी कर देना, बंद कर देना। ठीक है, ठीक है, कंडोम के द्वारा, रासायनिक औषधियों के द्वारा, आत्म संयम के द्वारा, स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण करके। डी, देखो ये जो ऊपर जितने भी मेथड है वो क्या है, एक तरह के टेम्पररी, कम करने के, टेम्पररी मतलब इससे खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने वासेक्टॉमी करवा दी या ट्यूबेक्टॉमी करवा दी, ये चीजें शायद गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, पैसा भी देती है, जो चाहते हो करवा सकते हो। ये तो सरकार से पता करना पड़ेगा। ठीक है, मानव जनसंख्या वृद्धि की अवस्था चल रही है, अभी जो मानव की जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्था चल रही कौन सी है, स्थापना, चरघातांकी, चरघातांकी व स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था, चरघातांकी, एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है। भारत की जनसंख्या 1951 में कितनी थी, 51 करोड़, और अभी कितनी है 140, तो लगातार क्या कर रही है, विकासशील है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है वो, कैसी है, गर्भ निरोधक गोलियां रोकती है, गर्भ निरोधक गोलियां रोकती है, क्या रोकती है, योनि में शुक्राणु के प्रवेश को, अंड निषेचन को, अंडोत्सर्ग को, और युग्मक जनन को, अंड निषेचन को, इसको रोकती है।
और हम फर्टिलाइजेशन को रोकती है, फर्टिलाइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। सर्टोली किसमें पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा हुआ है, हृदय में, यकृत में, जनन उपकला में, शुक्र जनन में। जनन उपकला में, और ये मेल में पाई जाती है। ठीक है, सर्टोली मेल मेल, जनन उपकला, जनन उपकला में। मनुष्य में गर्भकाल की अवधि होती है 9 वर्ष। अब बताओ, 10 सप्ताह, 28 सप्ताह, 38 सप्ताह, 32 सप्ताह, वीक में बताओ। 38। वहां पे आपको फोन नहीं मिलेगा। 38 वीक, कितना? ठीक है, 4, तो 9 महीने के हिसाब से निकाल लो, तो फिर 52 सप्ताह टोटल होते हैं। ठीक है। लड़कियों में स्तनों का विकास है कायांतरण, द्वितीयक लैंगिक वृद्धि, कृत्रिम चयन आदि लक्षणों के बनने का। लड़कियों में स्तनों का विकास है कैसा? कायांतरण है, द्वितीयक लक्षण है, या फिर कृत्रिम चयन है, या फिर आदि लक्षणों के बनने का। आदि लक्षण, आदि मतलब प्रिमिटिव टाइप, नहीं मेल होते हैं, उनमें सेकेंडरी कैरेक्टर कौन से होते हैं? सेकेंडरी कैरेक्टर जानते हो? द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं? अरे दाढ़ी मूछ का आना, शरीर पर बाल आना, ये सब क्या है? द्वितीयक लक्षण। वैसे ही फीमेल में क्या होता है? स्तनों का विकास, तो द्वितीयक लक्षण है। ठीक है। हाँ, ये कौन सी मेडिकल वाली है? बेसिक से साइंस है। मैं कौन सी इन डेप्थ पढ़ा? हाँ मेडिकल है। ये नीट वाले हैं और इन बच्चों को पूछते हैं इससे क्वेश्चन। तो ये बहुत बेसिक है। ये तो आपके जो डेली साइंस है ना, ये तो पता है आपके भविष्य में काम आने वाली है। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं ना, भविष्य में आप इससे अगर रिलेटेड नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? सारे क्वेश्चन मैंने वही पूछे हैं जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, अवेयरनेस से रिलेटेड। वयस्क मानव में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी होती है? ठीक है, थाइमस, यकृत, थायराइड, अग्नाशय। थाइमस सबसे बड़ी होती है। यकृत कौन सी होती है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? एक तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो गई है तो लीवर। अंतःस्रावी 2 तरह की ग्रंथियां होती है, एक एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन यानी अंतःस्रावी, और एक होती है एंडोक्राइन, इनको बोलते हैं अंतःस्रावी, और ये होती है बहिस्रावी। ठीक है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। तो मैंने कहा अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, अंतर क्या ये पूछ रहे हो? देखो अंतर ये है कि इनके जो सिक्रेशंस होते हैं, स्राव होते हैं, ये क्या करते हैं? डायरेक्टली छोड़ देते हैं। अंतःस्रावी क्या करते हैं? एक तरह से डायरेक्टली, जहां टारगेट सेल है, जैसे कि आपको गुस्सा आया तो आपके बॉडी में कोई ना कोई क्या हुआ? केमिकल सिक्रेशन हुआ, तो उस ग्रंथि ने क्या कर दिया? डायरेक्टली आपकी बॉडी में रिलीज कर दिया टारगेट सेल, तो आपने उसी के रेस्पॉन्स किया, जैसे फियर, फाइट या फ्लाइट। थप्पड़ मारनी है, किसी ने आपको थप्पड़ मारी। एक होता है बहुत काम टाइप का पर्सन, वो सोचेगा क्यों मारी होगी, कैसा हुआ, क्यों, क्या। लेकिन एक होता है एग्रेसिव टाइप का तो वो क्या करेगा?
महात्मा गांधी टाइप का इंसान क्या करेगा? रेस्पॉन्स देगा या सोचेगा? सोचेगा। लेकिन यहां पर जैसे सिक्रेशन हुआ उसने तुरंत क्या कर दिया? रेस्पॉन्स करी। तो यहां पर जो मैंने कहा अंतःस्रावी ग्रंथियां है वो क्या करती है? अपने सिक्रेशन को सीधे ब्लड में छोड़ देती है। क्या कर देती है? सीधे छोड़ देती है, कोई ट्यूब्स वगैरह नहीं होती। लेकिन बहिस्रावी क्या होती है? वो क्या करती है? एक तरह की ट्यूब्स या नलिका के साथ उनको छोड़ती है अपने सिक्रेशन। मतलब ये इनके पास क्या होता है? अपने स्राव होते हैं, केमिकल सिक्रेशंस होते हैं, हार्मोन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कहा। तो मैंने कहा अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी। ये वाला गलगंड हो जाता है, गोइटर। ठीक है, मोटा भी हो जाता है शरीर, ताप नियमन का भी काम करता है, सूख भी जाता है, दोनों ही चीज होती है। क्योंकि ये एक तरह का आपका रेगुलेशन का काम कर रहा है, ताप नियमन का काम कर रहा है। ठीक है, हो गया। गेंगा संबंधित है, गेंगा संबंधित है। गेंगा ग्लूकागॉन से, प्रोजेस्टेरोन से, थायरोक्सिन से, टेस्टोस्टेरोन से। अभी नाम आया, अभी कहा थायराइड से, तो थायराइड कौन सा हार्मोन से क्रिएट करता है? थायरोक्सिन। क्या है? इजी है क्वेश्चन तो सारे। क्या क्वेश्चन सही है ना? मेंढक में सुप्तावस्था के समय श्वसन होता है। सुप्तावस्था समझते हो? वो रेस्टिंग फेज में चले जाता है। जैसे कि अभी बरसात का समय है तो वो कौन सी अवस्था में आए? एक्टिव अवस्था में आ गया। और लेकिन अब जैसे ही ये बरसात, ये बारिश वगैरह खत्म हो जाएगी, इसके बाद वो क्या? रेस्टिंग फेज में जाए, आपको दिखता नहीं है। तो उस समय वो श्वसन कैसे करता है? क्योंकि जिंदा तो उसको तब भी रहना ही है। तो वो क्या करता है? स्कीन से। किससे करता है? किससे करता है? स्कीन से। याद रखना। श्वसन केंद्र जो श्वसन को नियंत्रित करते हैं, श्वसन केंद्र जो श्वसन को नियंत्रित करते हैं, स्थित होते हैं मस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, वेगस तंत्रिका, मेडुला ऑब्लोगेंटा। श्वसन केंद्र जो होता है कहां पर स्थित होता है? मेडुला ऑब्लोगेंटा। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख लो। मेडुला ऑब्लोगेंटा, ऑब्लोगेंटा। ये मस्तिष्क में है। फिर पूरा मस्तिष्क खुलना पड़ेगा। नहीं, प्रमस्तिष्क में नहीं होता, इसका मस्तिष्क के भी भाग है। हाँ, श्वसन केंद्र ही है ना। ठीक है, देखो मस्तिष्क के सीएनएस, पीएनएस, एएनएस तीन भाग है। सीएनएस, पीएनएस, एएनएस, इनके भी भाग है। ठीक है, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी, परानुकंपी। एआरएस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इतना डेप्थ हम नहीं जाएंगे, बाकी आप जितना कहोगे उतना मैं तो बता दूंगा। ठीक है, डूबने पर श्वसन दर बढ़ जाती है, क्या कारण है? लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन दे रखा हुआ है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है। तीसरा, CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। लास्ट है, CO2 व लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। बताओ। श्वसन दर कब बढ़ जाती है? कम हो जाता है तब बढ़ जाएगी। अरे भाइयों, अगर CO2 की मात्रा अगर आपके शरीर में कम है तो आपको खुशी होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा है।
CO2 कौन सी गैस है? CO2 कौन सी गैस है? जहरीली गैस है। तो जहरीली गैस से बड़ा के आपको क्या करना है? बढ़ जाएगी, CO2 बढ़ जाती है। तो क्या क्या होगा? आंसर क्या जाएगा? हाँ, CO2 बढ़ेगी। आगे समझ, ऐसे भटकते हैं। वो क्या बोलते हैं, ऐसे वो लगा देते हैं ना, वो घोड़े के ऐसे क्या लगाते हैं, इधर इधर नहीं देकर। हाँ, कुछ लगाते तो है ना, बस ऐसे अपने भी लगा दो कि इधर इधर नहीं देखना पड़े। ठीक है। अरे बस बस, अभी वापस आ जाते हैं। पाचन का अर्थ है भोजन का जलना, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का जल अपघटन, भोजन का टूटना। भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का टूटना। आंसर क्या है? मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्या? पाचन का मतलब क्या है? जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना। लेकिन कौन वो तो मैं रिपीट कर रहा हूं, आप उनके साथ बह रहे। मैंने 4 ऑप्शन बताए मैंने। हाँ, अरे तो मैं तो इसके साथ इसलिए गया कि उन्होंने बड़े प्यार से बोला, तो मैंने कहा चलो एक बार रिपीट करके के। तो वो आप तुरंत बहक गए। जंतु शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। जंतु शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। अस्थि, रोम, डेंटिन, इनेमल। जंतु शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। किसके साथ हो? मेरे साथ क्या इनके साथ हो? तो नहीं हो। देखो, मैंने आपको कहा था कि जंतु शरीर का सबसे कठोरतम भाग इनेमल होता है। क्या होता है? दांत का। इनेमल क्या है? एक तरह की परत है। ठीक है, तो सबसे मजबूत है। तो क्या सही आंसर है? इनेमल ही है। लार में उपस्थित एंजाइम है। हाँ, बताओ कौन सा एंजाइम है? माल्टोज, टाइलिन, सुक्रोज, इन्वर्टेज। टाइलिन। ठीक है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अपना अपना जोड़ा देख लेना। विटामिन B12, पर्नीसियस एनीमिया। विटामिन B12, पर्नीसियस एनीमिया। B1, बेरीबेरी। C, स्कर्वी। B2, पेलेग्रा। बताओ। पेलेग्रा। पेलेग्रा पैर वगैरह में वो हो जाता है ना। ए, B1। देखो, B12 से कौन सा होता है? एनीमिया होता है। अरे B12 से आपने क्या वो नहीं पढ़ा, कोबाल्ट वगैरह, और जिसमें क्या हो जाता है एक तरह से ब्लड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? B12 की जरूरत पड़ती है। तो पढ़ने से एनीमिया तो सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया। बेरी बेरी, B1 बेरी बेरी तो सही है, स्कर्वी भी सही है। तो पेलेग्रा,
B2 से कौन सा होता है, राइबोफ्लेविन होता है, लिखवा के रखा हुआ है। एलेग्रा B1 B2 B3 और B5, B5 से क्या हो जाता है, एलेग्रा हो जाता है। कभी कभी उनके साथ भी चल लिया करो। ठीक है। केसिन क्या है, केसिन दुग्ध शर्करा, दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध जीवाणु, दुग्ध वसा। दुग्ध प्रोटीन, दुग्ध वसा, दुग्ध जीवाणु और क्या बच गया, शर्करा। बताओ केसिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो दुग्ध प्रोटीन। वसा का इमल्सीकरण कहाँ, पित्त द्वारा कहां पर होता है, हाँ फूटना कहां पर होता है, ग्रहणी में, अमाशय में, आंत में, यकृत में। ग्रहणी मतलब ड्यूडेनम, ग्रहणी ड्यूडेनम इंग्लिश में बोलते हैं, आंत का भाग है, ठीक है। और फिर दूसरा दे रखा है इंटेस्टाइन, फिर यकृत मतलब लीवर, अमाशय मतलब स्टमक। अब बताओ कहां पर होता है, अमाशय में, लीवर में, अरे आंत में होता है, इंटेस्टाइन में, वसा। अरे पहला प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा था, अमाशय में, इसके बाद सबका पाचन कहां से शुरू हुआ है, आंत में ही तो मैक्सिमम पाचन कहां हो रहा है, 60 to 70% इंटेस्टाइन में, बाकी तो आगे कुछ बचा ही नहीं है तो बस। और शर्करा का पाचन 30% कहां पर हो गया, मुंह में हो गया, तो दो चीज ऊपर डाइजेस्ट हो चुकी है, तीसरा बचा हुआ फिर, और विटामिन मिनरल से बात ही नहीं करनी है, इनसे बात करनी ही नहीं है। तो पेट का लगभग पाचन कहां होता है, आंत में। चेचक के प्रति टीकाकरण को विकसित किया था किसने, लुई पास्चर ने। तो लुई पास्चर कहां से आया था, एडवर्ड जेनर, ठीक है। एक रोगी के एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम से ग्रसित है, इसकी पुष्टि हेतु आप इसे किस नैदानिक तकनीक का सुझाव देंगे। एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एमआरआई का, अल्ट्रासाउंड का, विडाल का, एलिसा का। एलिसा आपके क्या है, एक तरह का एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया, उसको पूरा नाम क्या है, एड्स, ठीक है। तो इसको क्या, एलिसा का हम सुझाव देंगे, ठीक है। पढ़ लेना पूरा का पूरा। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा की पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति, फर्स्ट डिफेंस लाइन, त्वचा, फेफड़े, श्वसन, मैक्रोफेजेज। त्वचा हमारे सबसे बाहर पहली सुरक्षा कौन कर रहा है, त्वचा करती है, स्किन कौन करती है, स्किन, स्किन, ठीक है। बीसीजी का टीका जिस रोग के लिए लगाया जाता है क्षय रोग, हैजा, कुकर खांसी, टिटनेस। बीसीजी, बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए, हैजे के लिए, कुकर खांसी के लिए, टिटनेस के लिए, टीबी के लिए। कितनी बार बता दिया मैंने। भोजन में विषाक्तता का कारण है, विषाक्तता मतलब जहर, खराब हो जाता है फूड, फूड पॉइजनिंग। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई और कोई नहीं। कौन सा सेकंड वाला, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, एलएबी। हाँ, उसी की वजह से खराब होता है ना फूड, एलएबी होता है वो, उसकी वजह से सड़ जाती है चीजें, ठीक है। क्या लिखना चाह रहे हो, लैक्टोबैसिलस,
लैक्टोबैसिलस। इसको एलएबी भी कभी लिख के दे देता है वो, लैक्टोबैसिलस एलएबी भी लिख के दे देता है। मलेरिया रोग का वाहक है क्यूलेक्स मादा मच्छर, एनाफिलीज मादा मच्छर, एडीज मादा मच्छर, सभी प्रकार के मच्छर। मलेरिया नहीं लिखवाया है मैंने। मलेरिया रोग का वाहक है क्यूलेक्स मादा मच्छर, एनाफिलीज मादा मच्छर, एडीज मादा मच्छर, सभी प्रकार के मच्छर। हाँ डी डी एनाफिलीज, एनाफिलीज, अरे एनाफिलीज, एडीज मलेरिया किस एडीज से होता है ना, एडीज से होता है, एनाफिलीज नहीं एडीज। एडीज मादा मच्छर, अरे सभी मतलब मच्छर है तो सब फैला देंगे। तो मैं तो आपके साथ, मैं तो सबकी सुन रहा था ना। अरे मैं एनाफिलीज इसलिए इनकी सुन रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। बाकी एडीज मादा मच्छर, मच्छर में कंफ्यूज नहीं होना। क्यूलेक्स किसको देता है, हाथी पांव रोग के लिए जिम्मेदार, हाथी पांव, फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है हाइड्रा, अमीबा, मछली, मनुष्य। अमीबा, ठीक है। श्वसन संबंधी कोशिकांग है, श्वसन संबंधी कोशिका कला, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन संबंधित कोशिकांग है, ऑप्शन है कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति सेल वॉल, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, बताओ क्या है, नाम बताओ। लाइसोसोम, उसको आत्मघाती थैली बोलते हैं, ठीक है। और वो पता है एक तरह से कि जो भी चीजें हैं प्रोटीन पाचक का काम कर रही है। तो बचा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम बोलते किचन। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, किचन। तो श्वसन, श्वसन किससे संबंधित है, उसी से तो संबंधित है। फूड से एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कितना इजी क्वेश्चन है। आकार में सबसे बड़ा कोशिका है, आकार में सबसे बड़ा कोशिका, चतुर्मुख का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, प्लूरोनिमोनिया, तंत्रिका कोशिका, अमीबा कोशिका। चतुर्मुख का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, त्वचा, तंत्रिका कोशिका। त्वचा कोशिका है, ये बताओ पहले, त्वचा कोशिका है, त्वचा कोशिका है, अंग है वो, त्वचा क्या है, अंग है। तो कौन हो गया, तंत्रिका कोशिका। लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, भित्ति नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम कहलाते हैं आत्मघाती थैली। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, बिजली घर, रसोई घर, सभी, और आत्मघाती थैली, ठीक है। बिजली घर कोई मतलब नहीं, लेकिन रसोई घर है हमारे पास, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है या नहीं है।
विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है, विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए आरएनए, पहला डीएनए, दूसरा आरएनए, अभी बताते हैं, फिर डीएनए आरएनए, डीएनए तथा आरएनए। आपको थोड़ा पढ़ने में क्या हाँ क्या बोलते हैं, फोर्थ, बताओ, बाकी बताओ जल्दी। मैंने आपसे ये पूछा विषाणुओं में, विषाणु क्या होते हैं, वायरस, विषाणु में क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिक पदार्थ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं डीएनए, आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए, या फिर डीएनए तथा आरएनए दोनों। दूसरा आपके सी के साथ। देखो पहले तो एक चीज करो, अभी आपके पता है कल परसों 27-28 को एग्जाम है, कल परसों एग्जाम है तो पहले अपने आप को परफेक्ट, एक होती परफॉर्मेंस और एक होती प्रिपरेशन। अब आपको ये तो पता चली कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, हाँ, तो अब प्रिपरेशन से ज्यादा आपको कि किस पर ध्यान देना है, परफॉर्मेंस पे ध्यान देना। और परफॉर्मेंस पे ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अब कुछ नहीं होने वाली, बढ़ने वाली, तो हाँ मेंटली प्रिपेयर होना है, मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि जो चीज अभी आप सोच रहे हो ना वही चीज आपकी एग्जाम में होने वाली है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्लियर होगी। तो अब आप अपने आप को थोड़ा सा डिजाइन करो, जो चीज पढ़ के रखी ना आपको आती है, अपने थॉट के साथ स्टेबल रहो। जैसे कि आपने ये डीएनए लिया, तो उसके साथ उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, आरएनए के पीछे आरएनए के। तो अब मैं जैसे विषाणु की बात कर रहा हूं, तो विषाणु को हम बोलते हैं अकोशिकीय जीव, क्या बोलते हैं, और पढ़ा के रखा हूं मैंने। इनमें के जो जेनेटिक मटेरियल ही क्या एक तरह की उसकी संरचना है, इसलिए इसको ना तो मारा जा सकता है, ये शरीर के बाहर तो क्या है, मृत अवस्था में रहता है, और जैसे शरीर में जाता है क्या करता है, जीवित हो जाता है, तो अकोशिकीय जीव है। तो अब हम जैसे इसकी बात करते हैं तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, वही उसकी संरचना है। तो ऑप्शन क्या चले जाएगा, तो अब इसी चीज पे आ जाओ। देखो 2 दिन है 3 दिन है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे ना तो संभावना आगे पीछे खिसक सकती है। और आज ही आलोक राज का मैसेज आया था शायद, क्या मैसेज आया उसमें, हाँ 3-4 साल तक, तो उसी हिसाब से एग्जाम में बैठे, वो पेपर भी ऐसे ही कहीं पे डिजाइन करके नहीं आपके लिए भेज दे। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। क्या हुआ, एंटीबायोटिक शब्द दिया, बताओ। एंटी, इसमें दे रखा हुआ है वॉक्समैन, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटीबायोटिक, हाँ वॉक्समैन, वॉक्समैन क्या है, वॉक्समैन, ठीक है। पेनिसिलिन फ्लेमिंग है, पेनिसिलिन जो बनाई थी ना वो उसके लिए कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, वॉक्समैन, ठीक है।
इसके बाद माइकोराइजा प्रदर्शित करता है। माइकोराइजा जानते हो? सबसे छोटी कोशिका, जोकर। ठीक है, बताओ। परजीविता, मृतजीविता, सहजीविता, ऊपरी रोहिता। परजीविता मतलब पैरासिटिक, मृतजीविता मतलब सेप्रोफिटिक, और सहजीविता मतलब सिम्बायोटिक। बताओ। हाँ, सिम्बायोटिक। क्या प्रदर्शित करता है? सिम्बायोटिक। ठीक है। हाँ, सिम्बायोटिक मतलब सहजीविता। सहजीविता का मतलब होता है जैसे आपका जीवन और आपके पड़ोसी का जीवन, दोनों का कैसे है? एक दूसरे पर क्या करता हो? निर्भर करता हो। यानी कि डिपेंडेंट भी हो, मतलब आप ग्रो करेंगे तो वो भी ग्रो कर रहा हो, वो ग्रो कर रहा तो आप भी ग्रो कर रहे हो, ऐसा। मतलब जिसमें क्या, आ गया समझ में? काफी है आज के लिए। लगभग क्वेश्चन तो करवा दिए मैंने। अरे ये कुछ क्वेश्चन रहेगा शायद, ऐसा लग रहा है। ये बता दिया क्या मैंने? बुझे हुए चूने का सूत्र है, बताओ। बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ। बुझा हुआ चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे आपने दिवाली वगैरह पे वो करते हैं ना, लिपापोती वगैरह, उसमें चूना लेके आते हो, उसमें पानी डाल देते हो, बुलबुले निकलते हैं, वो क्या बुझा हुआ चूना ही तो है, व्हाइट सीमेंट। ठीक है, बुझा हुआ चूना। फिर है खाने का सोडा का सूत्र है, बताओ। खाने का सोडे का सूत्र बताओ। एक होता है धोने का सोडा, बताओ दोनों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NaHCO3, क्या पढ़ते इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई हमेशा क्या बनाती है? खाना बनाती है। H जहां पे लगा हुआ है ना, तो उसको हम बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों के फॉर्मूले सिमिलर सिमिलर ही है। जैसे धोने का आ जाएगा, क्या हो जाएगा? Na2CO3। देखो H हट गया, H हट गया, तो बाई दिखाई दे तो खाने का है, और धोने का दिखाई दे तो बाई नहीं है। ठीक है, अब खुद ही आपको धोने हैं कपड़े। फॉर्मूला सेम ही है, बस वो ही बदल रहा है। एक होता है कास्टिक सोडा, बताओ। अरे नहीं है, NaOH। क्या है? NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बताओ। MgOH और ट्वाइस। क्या है? MgOH और ट्वाइस। इनो क्या करता है? ये एसिडिटी को कम कर देता है, बढ़ाता तो नहीं है। ठीक है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? कौन सी होती है? गोबर गैस प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? अरे मीथेन ही होती है। आप स्टेबल ही नहीं रहते हो। अभी मैं कब से यही समझाना चाह रहा हूं, अपने विचारों के साथ क्या करो? बॉन्ड बनाओ, खिलवाड़ नहीं करना है। स्थिर रहो। हाँ? ठीक है। फिर प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी गैस का प्रयोग किया गया था? बताया था मैंने। अब ऑप्शन इनमें से ढूंढ लो, आपके हिसाब से लगा दो। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताओ। बताओ, याद है तो। हार्मोन का नाम बताओ। तीन चीजें, एक तो एथिलीन,
इसका भी प्रयोग किया जाता है। एक है एसिटिलीन, इसका भी प्रयोग किया जाता है। और एक है कैल्शियम कार्बाइड। क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। इन तीनों को याद रख लेना, तीनों इंपॉर्टेंट फलों को पकाने की। इनमें से कहीं न कहीं से एक क्वेश्चन टपक जाएगा, और जब टपकेगा तो आपके दिमाग वहां पे एक्टिव हो जाएगा, चलेगा। ओजोन के क्षरण के लिए, डिप्लीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2, CFC, CO, NO2। बताओ। ओजोन के वो हाफ के लिए CFC। क्या है? कौन सी गैस है ये? पूरा नाम क्या है? फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, या अब इसको क्या बोलते हैं? फ्रियोन, या फिर प्रशीतक के रूप में यूज की जाने वाली, रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं ना, उनमें इसको शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या? तो किसके? कैल्शियम कार्बाइड, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये फ्रियोन गैस है, CFC। खाद्य परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? परिरक्षण, परिरक्षण समझते हो? प्रिजर्वेशन, जो खाने वगैरह की चीजों को प्रिजर्व किया जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। सोडियम बेंजोएट, लिख लो, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, याद कर लो आप तो बस। खाने का परिरक्षण, जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, अब जैसे बहुत सारी चीजें, अरे जैसे अपने ये पैक्ड फूड वगैरह आते हैं, तो उनको परिरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है लंबे टाइम तक, तो किससे किया जाता है? सोडियम बेंजोएट से। ठीक है, झूठ को पकड़ने वाली मशीन, लाई डिटेक्टर। कौन सी है? लाई डिटेक्टर। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस कौन सी है? बताओ। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस जानते हो? CO+N2। जल गैस कौन सी है? प्रोड्यूसर गैस और दूसरी जल गैस, CO+H2। दोनों में यही अंतर है, N2 और H2 का। फ्यूज तार में प्रयोग किया जाता है लेड और टीन, Pb+Sn। लिख लो। बॉक्साइट का एस्क है एल्यूमिनियम। कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है AgI। ठीक है, AgI क्या है? AgI क्या है? पूरा नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, आई वर्षा, कौन आई? आई का मतलब वर्षा। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी प्लेट्स वगैरह होती है ना, आप फोटोग्राफी वगैरह जो जाते हो ना, वो बनाते हो, एल्बम नहीं, ये फोटोग्राफी। अरे ये वाली कह रहा हूं मैं, जो जेरोक्स मशीन वगैरह इनमें जो यूज की जाती है, फोटोग्राफी वगैरह जो मशीन होती है ना, उसमें तो किसका प्रयोग किया जाता है? AgBr का। किसका? AgBr फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, तो किसका? AgBr का। क्या है ये? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है ये? दोनों ही याद रखना, AgBr नहीं आएगा तो सिल्वर ब्रोमाइड लिखा होगा, AgI नहीं लिखा होगा तो सिल्वर आयोडाइड लिखा होगा। क्विक सिल्वर कहलाता है, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर क्या है? Hg, मरकरी। व्हाइट गोल्ड, ब्लैक गोल्ड कौन है? कल ही बताया, अफीम। व्हाइट गोल्ड, हाँ, अरे वो जिसमें मत जाओ, इसमें 118 तत्वों में जाओ।
118 तत्व में व्हाइट गोल्ड कौन है? प्लेटिनम। हाँ पीटी। हाँ सफेद सोना है। ठीक है लिखो। चूहे मारने की दवाई में मतलब किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड। ठीक है। नीला थोथा का सूत्र कॉपर सल्फेट CuSO4। लाल दवा। लाल दवा का बताओ। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 K2MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। हाँ क्या है? CaOCl2। ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या बोलते हैं इसको? CaOCl2। ठीक है। ये हमने क्या कर लिया? देखो अब आपका एक गेम शुरू हो गया है जिसमें आप या तो स्कोर बोर्ड को देख सकते हो। वास्तविकता वही है। गेम है 27 तारीख को जिसमें आप लगातार अभी 2 दिन तक क्या कर सकते हो? स्कोर बोर्ड के देखते रहो। क्या होगा उससे? पता कुछ नहीं चलेगा, टेंशन में आ जाओगे। होता क्या है? देखो आप लगातार स्कोर बोर्ड के देख रहे हो तो उससे क्या हमारे इंप्रूवमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। हमारा ध्यान के प्रोसेस पे ही है। लेकिन अभी आपके पास टाइम क्या है इंप्रूव करने का? बिल्कुल चीजों को ऑब्जर्व करने। अब 2 दिन आपके पास, 3 दिन क्या है अपने आप को एक तरह से एनालाइज करने। हाँ तो उसमें क्या करो कि जो चीजें अब पड़ी हुई है उन चीजों को एक तरह से चेक करो, रिवाइज करो, PYQs लगाओ। अब या तो हो सकता है कि टेस्ट पेपर ज्यादा से ज्यादा पुराने देखो, थ्योरी वगैरह इन चीजों को स्किप मारो, क्योंकि अब कोई चीज छूट गई है, ये हो गया वो हो गया, इन पर ध्यान देने का कोई सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है जैसे जैसे अगर आपके अच्छे क्वेश्चंस होने लगेंगे। जैसे अभी आपने इतनी प्रैक्टिस की, आपके साइंस के क्वेश्चन अच्छे होने लग गए ना, मतलब एक रेशियो पहुंच रहा है, तुक्के भी मार रहे हैं कहीं तो सही हो रहा है, 70% में हम पहुंच पा रहे हैं। तो वही चीज अब 2 से 3 दिन के बाद काम करिए। आपने पूरे 3 महीने क्या किया मैटर उसका नहीं है, मैटर इसका है 3 घंटे में आप क्या करोगे, और 3 घंटे में अच्छा कर जाओगे तो निकाल लोगे। ठीक है। तो ये अपना 1:30 बज गई बंद।